पटेल। जय पल्लवी। संविधान। जय संविधान। जय संविधान। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। जहां तक इस मेगा बजट का सवाल है और इस मेगा बजट के आकार का सवाल है, तो ये बहुत ही आकर्षक है। निसंदेह इसमें बड़ी बड़ी योजनाओं का उल्लेख है। मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज़रूर इंस्पायर हैं कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, ये इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करे। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समाज का चाहे कोई भी अंग हो, चाहे विकास का कोई भी आयाम हो, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो साथ रहते रहते धीमे धीमे पूरे समाज को खा करके खोखला करने का काम करता है। और मुझे समझ में नहीं आता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस भी मजबूरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, मैं नेता सदन से कहना चाहती हूं कि इसका सीधे सीधे असर पूरे 25 करोड़ लोगों के हितों को प्रभावित करता है। खुलेआम मैंने ये मुद्दा इस सदन में उठाया, तमाम साक्ष्य, तमाम प्रपत्रों के साथ। और प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे, और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि जहां तमाम धार्मिक स्थलों के लिए आप पैसे का आवंटन कर रहे हैं, वहां भगवान महावीर के 24 के 24 तीर्थंकरों के लिए, बौद्ध स्थलों के लिए, नानक देव के तमाम गुरुद्वारों के लिए, कबीर की किसी बैठकी के लिए आपने पैसे का आवंटन नहीं किया है। मान्यवर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, नो डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, यू हैव नो राइट, एब्सोल्युटली नो राइट। आप अपने मौके पे बोलिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिएगा। बोलने मैं बोलूं उसके चलिए बाद ठीक है बोलिएगा। विजय जी, मैं बोलूं उसके बाद बोलिएगा। बोलिए I might have many objections to what you said, but I didn't raise down my voice. पल्लवी जी बोलिए। आप बोलिए अपनी बात। आप बोलिए अपनी बात। मान्यवर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? इतना भेदभाव आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मान्यवर बांट तो आप स्वयं ही रहे हैं ना। महाकुंभ का एक आयोजन हुआ जो हम सभी के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, बड़ा ही गौरव देने वाला विषय है। और स्वयं सरकार ने आगे बढ़ करके इसमें व्यवस्थाओं करने की जिम्मेदारी ली थी, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी जिसमें सरकार पूर्णतः विफल हुई। और अब जब महाकुंभ का ये आयोजन खत्म हो चुका है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि गंगा में हुए गंगा के प्रदूषण से गंगा को निजात दिलाया जाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गंगा भारत का प्राण है, गंगा भारत की विभिन्न संस्कृतियों का आधार और भारत की आध्यात्मिक यात्रा का साक्षी है। यह दुर्भाग्य है हम उन सभी लोगों के लिए जो गंगा को आज इस परिस्थिति में देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने नमामि गंगा योजना के माध्यम से गंगा की सफाई के नाम पर अरबों खरबों का बजट आवंटित किया, और जिसमें लूट खसोट भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वो गंगा जो प्राकृतिक अल्केमिस्ट है उसका अनुपात भी बिगाड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा ना करे, आप गंगा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं और गंगा को वापस गंगा के स्वरूप में लाएं। जो गंगा का जल आचमन के लिए होता है, उस गंगा के जल में आज हाथ डालना भी हानिकारक है। मान्यवर, आप ही बोल लीजिए। बोलिए बोलो आप बोलो। बोलने दीजिए भाई। भारत अर्थात इंडिया
एक कृषि प्रधान देश है और महत्वपूर्ण तथ्य ये है मान्यवर कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और कृषि प्रधान राज्य में जहां जनसंख्या का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है, आज वही किसान परेशान है खाद DAP के लिए, वही परेशान है आज बीज ना मिलने से, आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है, तो रात दिन बढ़ते कर्ज से परेशान है, मजबूर है खेती छोड़ने के लिए और अंततः आत्महत्या करने के लिए। मैं पूछती हूं सरकार से, मैं पूछती हूं सत्ता पक्ष से कि क्या संवेदनाएं हैं आपकी, क्या नीति है आपकी किसान और खेत से जुड़े हुए इन खेतों की और खेत से जुड़े हुए इन किसानों की सुरक्षा के प्रति। इस प्रदेश में युवाओं की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। हम ये जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा रहा, उसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग ने भी कहा कि 6800 छात्र छात्राओं के प्रति गलत हुआ है, जिसको आप सिरे से नकार रहे हैं। तो फिर एक बात का जवाब दीजिए कि इको गार्डन में जो 6800 बैठे हैं वो वहां पर क्यों बैठे हैं, इसका जवाब सदन आपसे मांगता है। शिक्षा के प्रति आप कितने गंभीर हैं, ये बात इसी बात से प्रदर्शित हो जाती है कि कैसे आपने लगभग 27,000 परिषदीय स्कूलों पर ताला लगाने का सोच लिया और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रदेश का छात्र हो या इस प्रदेश का युवा हो, बहुत बेहतर तरीके से ये समझ चुका है कि सरकार हमारे मुद्दे पे संवेदनहीन है और उदासीन है, क्योंकि अगर यही मुद्दा गुजराती गैंग से जुड़ा हुआ होता तो पूरी की पूरी सरकार शीर्षासन करने लग गई होती। आप कहते हैं कि विपक्ष ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। पल्लवी जी, समय जस्ट 30 सेकंड सर। मान्यवर ये बात भी स्वीकार कर ले कि आज इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया आपकी सरकार का हिस्सा है, तो इस पर भी जवाब दे दीजिए। जब भी किसी भी समस्या पर बात करो माननीय सरकार, तो सरकार कहती है, मसलन यदि आप इनसे पूछ लें कि बिजली इतनी महंगी क्यों, तो बोल देते हैं हमारे हाथ में नहीं। आप इनसे बोल दीजिए कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दो, तो बोलते जरूरत नहीं। आप इनसे बोलिए महंगाई बेरोजगारी कहां जा रही है, तो बोलते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी छोड़ गई। और बाकी किसी और समस्या पे बात करो तो बोल देते हैं नेहरू गांधी माया मुलायम छोड़ गए। मैं आपसे कहती हूं, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे नारी हो, जो सरकार की नीतियों का विरोध ना कर रही हो, लेकिन आप उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे। इसलिए विचार नहीं कर रहे क्योंकि सत्ता ही आपका सिद्धांत है। इसलिए अंत में अपनी बात को कहते हुए कि आपसे निवेदन है, फर्जी आंकड़ों की इस लिखित बाजीगरी को आप वापस लें और एक बार फिर से देखिए कि बजट का सही स्वरूप क्या है, क्या मांग है जनता की, क्या चाहती है। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को मान्यवर मैं लिखित रूप से टेबल कर रही हूं और मैं चाहती हूं उन मांगों को भी बजट में समावेश किया जाए। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय अपना दल। धन्यवाद। पूनम शंखवार जी। अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि बजट पर बोलने का हमें अवसर दिया, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि एक ऐसा बजट जो जन कल्याणकारी है और सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट सबका विकास, सबका कल्याण एवं सबके समायोजित करते हुए ये बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये बजट सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य की आकांक्षाओं सपनाओं का उत्तर है। राज्य के नागरिकों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उद्योगों तथा सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के लिए लाया गया है। एक संतुलित बजट है जो सभी के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रदेश की चौमुखी विकास की भी सहायक सिद्ध होगा। महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 96 लाख से अधिक परिवारों को आच्छादित किया गया है, जिन्हें यथासंभव लाभ पहुंचाया गया है। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक
दीदियों को चिन्हित किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ अभ्यर्थियों को गैस कनेक्शन वितरण किए जा चुके हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं को सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार प्रशिक्षण पाकर आत्मसमर्थ बनेंगी। उस शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की एक नई योजना लाई जा रही है। इसके लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है, जो एक सराहनीय कदम है। युवा वर्ग स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह योजना के तहत और टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे युवा वर्ग को लाभ मिलेगा। प्रतियोगी छात्राओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अपने घरों के समीप कोचिंग सेंटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संचालन किया जा रहा है। इसके लिए भी पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लघु उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना प्रारंभ की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80,000 युवाओं एवं महिला मंगल दलों का प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार मनरेगा योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष हेतु लगभग 3 लाख से अधिक परिवारों को कम से कम 100 दिन को रोजगार प्रदान किए जाने की गारंटी दी गई है। मानव दिवस सर्जन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना में महिलाओं की भी लगभग भागीदारी 42% है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं को निःशुल्क रोजगार पारक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं तथा सेवा नियोजित किए जा रहे हैं, जो एक सकारात्मक एवं सराहनीय पहल है। कानून व्यवस्था किसी भी समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सक्षम कानून व्यवस्था को पहली शर्त है। हमारी सरकार के प्रथम काल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश में किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडा राज की गिरफ्त में था, यह सभी को मालूम है। वर्तमान सरकार के काल में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों और माफियों और हर अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों से सजा दिलाई गई है। महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध में उस अपराधों में अभियान चलाकर अपराधियों को सजा दिलाई गई है। आज अपराधियों को सजा दिलाई गई है। आज अपराधियों में भय व्यक्त है। अपराध करने के पहले 100 बार सोचेगा। आप अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में भय व्यक्त है तथा प्रदेश की आम जनता भय मुक्त है तथा अमन चैन महसूस कर रही है। सरकार की कार्यशैली से बेहद खुश है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों का इलाज कराकर लाभ उठाया है, बीमारी से निजात पाया है। मानवर जब वर्ष 2017 में हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश औद्योगिक विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध पड़ा था। उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग धंधे आएंगे भी, परंतु दृढ़ संकल्प एवं आत्मविश्वास के अथक प्रयासों से कुछ भी संभव है। आज हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ऊंचाइयों तक है। हर कार्यशैली में प्रथम है। मैं रसूलपुर विधानसभा से आती हूँ, लोकसभा मेरी कन्नौज है। जब 12 से और 17 की सरकार समाजवादी थी तो मैं देखती थी अपने क्षेत्र में इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे कि चलना भी मुश्किल था और घर से बहन बेटियां भी निकलने में सोचती थी। पर आज बहन बेटियां रात को 12 बजे भी शादी में जाती हैं और शादी से लौट करके अपने घर सुरक्षित पहुंचती है। इसलिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज गुंडा राज माफिया सारा समाप्त हुआ, विकास की गंगा बह रही है। और हमारी रसूलाबाद विधानसभा कि मैं अपनी जनता को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी दलित महिला को इस यहाँ विधानसभा में पहुंचा करके अपनी आवाज उठाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, तो दलित की बात करते। मैं तो दलित की बेटी हूँ, बाबा साहब के चरणों में मैं नमन करती हूँ। और आज जो जितने भी दलित महिला हो, चाहे भाई हो चाहे युवा हो, आज सब सुरक्षित है। यदि बाबा साहब का यदि सपना साकार किया है
तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जितना भी दलितों का ध्यान रखा गया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने रखा है।